बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सेकंड एंड लास्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का, वो हम आज बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे बात करेंगे। इससे पहले हमने इन्फेक्शियस रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे बात किया था और वहाँ पर हमने मुख्तलिफ डिजीज़ की बात की। आज हम बात करेंगे इन्फेक्शियस के बाद जो है ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे बात करेंगे, जिसमें हम इन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पे एस्थमा पे बात करेंगे, फिर ब्रोंकाइटिस पे बात करेंगे, फिर हम एम्फिसीमा पे बात करेंगे। इसी के साथ साथ लास्ट में हम एलर्जी के ऊपर बात करेंगे। आप सब कमांडो से दोबारा मैं फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम जितने भी हम जो नए व्यूवर्स है, जो नए सब्सक्राइबर्स है, जो नए कमांडोज है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को बीच से ना देखें। एक एक लेक्चर जितने भी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे मैंने अपलोड की है, बराए मेहरबानी आप लोग सारे सीक्वेंस से लेक्चर को फॉलो करें, ताकि क्योंकि हर लेक्चर का दूसरे लेक्चर के साथ जो है वो रिलेटेड बातें हैं, ताकि आपको बआसानी सारा चैप्टर समझ में आए। इससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह जो है वो बआसानी क्लियर हो सकती है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और काइंडली लेक्चर को आखिर तक जो है वो सब्र के साथ वॉच करें। इंशाल्लाह आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा इसमें। तो शुरू करते हैं, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लफ्ज़ ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि जब कभी ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है, जब कभी हमारे पास क्या आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है रिस्पिरेटरी पाथवे में या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी यानी वो ट्रैक्ट जहाँ से उस पाथवे को कहते हैं जहाँ से हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, इस पाथवे में जब कभी कोई भी ब्लॉकेज आ जाती है, इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव का लफ्ज जो है ब्लॉकेज से निकला है। अब इस एतबार से अगर इससे रिलेट हो तो उसको हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब इनमें से पहले नंबर पे यहाँ पे एम्फिसीमा को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। अव्वल बात तो ये है, जो emphysema disease है, nowadays it is proved that the asthma is a genetic disorder। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो पहले तो मैं ये लिखता हूं कि जो एस्थमा डिजीज है, ये एक तरह का जो है क्या है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर है। ये जो डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर में खास करके जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में हमारे पास क्या होती है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी जो है वो होती है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। अब वो जो डिफिकल्टी ब्रीथिंग में होती है, वो खास करके ब्रोंक्यूल स्पिज्म से होता है। ठीक है, ब्रीथिंग जो डिफिकल्टी है वो खास होता है ब्रोंक्यूल या ब्रोंक्योस्पिज्म से होते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल स्पिज्म जो है, यानी जो मसल्स हमारे पास है, खास करके कॉन्ट्रैक्शन मसल्स जो हमारे पास है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है स्पिज्म, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, यानी हमारी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो मसल्स है, खास करके इसमें कोई स्पेजम्स आ जाती है। यानी स्पेजम से मुराद ये है, अब मान लेते हैं ये हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, ये रहा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये जो बीच वाला ये जो खाली एरिया है, इसको हम बायोलॉजी में इसको ल्यूमन कहा जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए ल्यूमन। अब जब
एस्थमा डिजीज होती है तब इसका पोजीशन कुछ चेंज हो जाता है। यही यही हमारे पास नाली है, ये ऐसे क्या हो जाते हैं, ये ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। इधर इस तरफ से भी ये क्या हो जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं। ये नाली ऐसे क्या हो जाती है, तंग हो जाती। जैसे ये नाली तंग हो जाती है यहाँ पर, अब इधर ये हमारे पास नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में है जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इधर ये ऐसे एस्थमा में ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है इसके मसल्स ऐसे सिकुड़ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मसल्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम कहते हैं मसल्स। मसल्स बिकम स्क्वीज। यहाँ पे मसल्स क्या हो जाएंगे, ऐसे स्क्वीज हो जाएंगे। जैसे ही मसल्स हमारे पास स्क्वीज हो जाएंगे, इधर से डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जरा गौर कीजिए, यहाँ से जो गैसेस या गुजरते हैं या बाहर से अंदर आते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं, तो इधर जो ब्रीथिंग में जो खास करके जो है वो डिफिकल्टी जो है वो प्यारे स्टूडेंट्स फील होगी। ठीक है, डिफिकल्टी जो है वो बेसिकली फील होगी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। अब यहाँ पर क्योंकि जो ल्यूमन है, ये जो स्पेस, ये ल्यूमन डिक्रीज हो चुका है। यहाँ पे ल्यूमन क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ल्यूमन जो है वो डिक्रीज हो गया है। अब जैसे ही ल्यूमन डिक्रीज हो जाते हैं इस सिचुएशन में, यहाँ पर जैसे इस ये पोजिशन इख्तियार हो जाती है, तो इसमें सबसे बड़ा मसला जो आ जाता है वो है ब्रीथिंग में डिफिकल्टी फील हो जाना। फिर जो पेशेंट है, पेशेंट यानी फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे। इसके कुछ सिम्टम्स है। सिम्टम्स में यानी विजिंग होगा, विजिंग जो कि स्क्रीन पर ऑलरेडी इसके सिम्टम्स जो है वो 1 by 1 अवेलेबल है। जैसे विजिंग सिम्टम हो गया, विजिंग के साथ साथ जो है ब्रीथिंग उसकी फास्ट होगी, जिसको हम ब्रीथिंग फास्टर्स कहते हैं। ब्रीथिंग फास्टर के साथ साथ फास्ट हार्ट रेट होगा। ठीक है, दिल की जो धड़कन है वो भी फास्ट रहेगा। इसी के साथ साथ सुस्ती होगी, डिजीजनेस होगा। डिजीजनेस के साथ साथ जो है जो हमारे पास लिप्स है, ठीक है, लिप्स और फिंगर जो है वो ब्लू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फेंटिंग होगा। फेंटिंग का मतलब ये है कि टेम्परेरी तौर पर यानी कॉन्शियस का आ जाना, आर्जी तौर पर जो कोई भी पेशेंट जो है वो अपने होश हवास खो देते हैं, उसको पेंटिंग कहते हैं। ये असरात जो है या ये जो सिम्टम्स है बेसिकली इस्तेमाल से भी जो है वो खास हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इस्तेमा है। इसकी जो ट्रीटमेंट है इस्तेमा की डियर स्टूडेंट्स वो है स्टेरॉइड इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो इस्तेमाल की जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में क्या है, हम लिखते हैं स्टेरॉइड इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, स्टेरॉइड इसके लिए क्या होती है, स्टेरॉइड इज मोर इफेक्टिव। इसके लिए स्टेरॉइड इसके इलाज के लिए काफ़ी बेहतर या मुतासिर कुन होते हैं। स्टेरॉइड बेसिकली हमारे पास है, इसकी मोर। अब इसी के साथ साथ तो इसको हम कहेंगे एस्थमा डिजीज या एस्थमा डिसऑर्डर। एस्थमा डिसऑर्डर के बाद जो है नेक्स्ट एक और है जिसको हम, मैं जरा इसको बताता हूं, नोट करें सारे शाबाश यहाँ पे, वेरी गुड, नोट कर लिया। अब मैं जरा आगे और चलता हूं। इसके बाद जो है नेक्स्ट दूसरा जो डिसऑर्डर है दैट वाज कॉल्ड एज ए ब्रोंकाइटिस हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है ब्रोंकाइटिस डिजीज। मैं डायरेक्ट इसके नाम यहाँ पे ओपनली लिखता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है वो है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस डिजीज। देखिए जो ब्रोंकाइटिस डिजीज है, टिस का लफ्ज जो है, आइटिस का लफ्ज जो है वो इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जहां पर भी बायोलॉजी में आइटिस का लफ्ज देखने को मिले तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशंस। ठीक है, मींस स्वेलिंग इन दी एरियाज, किसी भी एरिया में स्वेलिंग होगा या इन्फ्लेमेशन हमारे पास होगी। अब जो हमारे पास ब्रोंकाइटिस डिजीज है, देखिए प्यारे स्टूडेंट्स,
ये जो डिजीज है, जो ब्रोंकाइटिस डिजीज है, ये हमारे पास जो है काज होते हैं, ये जो हमारे पास डिजीज है ये काज होते हैं किसी भी डस्ट की वजह से, ठीक है। काजिज काज्ड काज्ड बाय एनी डस्ट, किसी भी डस्ट की वजह से ये काज होते हैं, या हमारे पास जैसे वायरस जैसे पैथोजेंस की वजह से भी ये डिजीज, डियर स्टूडेंट्स, जो है वो हमारे पास क्या होती है, काज होती है। अब ये जो बीमारी हमारे पास है ब्रोंकाइटिस डिजीज, इसमें भी वही स्वेलिंग होती है। नॉर्मल हमारे पास जो हमारी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है, ये हमारे पास ये इसके मस्कुलर्स है, एसयू, ठीक है, ये इसका मस्कुलर्स एरिया है यहाँ पे, एसयू, ठीक है, ये इनका मस्कुलर एरिया है। अब इसमें यहाँ पे क्या आ जाती है, इनकी जो दो मेम्ब्रेन है, ये इसका सेंटर वाला अभी मैं बता चुका हूँ इस्तेमाल में, ये इनका ल्यूमन वाला एरिया। यहाँ पे जरा इस तरह स्वेलिंग आ जाती है, मैं जरा यहाँ ड्रा करता हूँ, यही हमारे पास जो है यही डायग्राम है। जब ब्रोंकाइटिस हमारे पास होती है तो ब्रोंकाइटिस में क्या होती है, ये हमारे पास इसमें ऐसी स्वेलिंग आ जाती है। जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो इस स्वेलिंग में क्या होती है, यहाँ पे ये एरिया जो है बिल्कुल जो है वो क्या हो जाती है, तंग हो जाते हैं। मैं थोड़ा इसके करीब ये बनाता हूँ, यहाँ पे ये एरिया ऐसे क्या हो जाती है, तंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखो जो ल्यूमन है, ल्यूमन डिक्रीज हो गया है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से जो गैसेस यहाँ इधर आते हैं या यहाँ से गैसेस ऊपर जाते हैं, तो सेंटर में ये जो गैस जो ल्यूमन एरिया है, ये ल्यूमन एरिया इन्फ्लेमेशन की वजह से इसका साइज जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे इसका साइज डिक्रीज हुआ तब यहाँ पर फिर जो पेशेंट है, पेशेंट को जो है वो क्या होगा, वो ब्रीथिंग में जो डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी जो है वो पेशेंट को फील होगा। अब इधर भी जो ब्रोंकाइटिस है, इसकी भी कुछ हमारे पास सिम्टम्स है जो कि ऑलरेडी टाइम की ज़ियादत से वजह से मैंने उसको डायरेक्ट जो है वो स्क्रीन पर दी है। अब उनमें से कुछ सिम्टम्स इसके हैं। पहला ये है कि कफिंग विद और विदाउट म्यूकस, ठीक है, पहला सिम्टम्स तो इसका ये है। दूसरा जो सिम्टम्स है वो है सोरनेस इन दी चेस्ट, यानी चेस्ट में जो सीना है उसमें हमारे पास क्या रहेगा, वो दर्द रहेगा। इसी के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है माइल्ड एचिज होगा। माइल्ड एचिज के साथ यानी हल्का 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 सा दर्द होगा बॉडी में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो है सोर थ्रेड्स, और जो गला है, गले में भी जो है वो क्या होगा, खारिश वगैरह होगा, ठीक है, इरिटेशंस टॉयलेट्स में जो है वो फील होगा। इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस के बाद नेक्स्ट नंबर सी जो है, दैट वाज कॉल्ड एज एम्फिसेमा। मैं जरा इसकी भी बात करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एम्फिसेमा। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जो एम्फिसेमा है ये डिजीज, अव्वल बात तो ये है कि ये डिजीज खास करके काज होते हैं टबैको स्मोक से। तो हम यहाँ लिखते हैं दिस डिजीज आर काज्ड बाय टबैको स्मोक्स। ये खास करके टबैको जो हमारे पास स्मोक है, इसी से ही हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ये डिजीज जो है वो क्या होती है, ये फैलते हैं। इसी के साथ साथ टबैको स्मोक से ये फैलते हैं। इसमें होता क्या है, खास करके जो हमारी एल्वुलर डक्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एल्वुलर डक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एल्वुलर डक्ट है, जिस पर ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड की है। काइंडली जो नए कमांडोज है आप लोग इसको जो है वो वहां तफसील से सारा कुछ देख ले। अब यहाँ पर इधर ये जो हमारे पास है, यहाँ इसके इर्द गिर्द यहाँ पर ऐसे म्यूकस मौजूद है, ऐसी यानी फ्लूइडी स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, म्यूकस वगैरह यहाँ पर मौजूद है। इस म्यूकस के अंदर जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिपोजिशन होती है। ये एल्वोलाई का डायग्राम इस तरह हमारे पास, ये इसका जो है वो म्यूकस या फ्लूइडी एरिया है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, म्यूकस या फ्लूइडी
एरिया, ठीक है, फ्लूडी म्यूकस या हमारे पास क्या है, फ्लूडी एरिया हमारे पास हो गया। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं, अब हम सबको पता है कि स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन वगैरह ये सारे मौजूद है। वैसे ही स्मोक के अंदर जो है वो 4000 मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी मौजूद हैं। तो जैसे ही आप पीते हैं वो लंग्स में आते हैं, लंग्स से डायरेक्ट एल्वुलाई में जाते हैं। एल्वुलाई में जब आ जाते हैं तो वो आ करके इसके साथ जो है, इस म्यूकस के साथ ये मिल जाते हैं। मैं इधर ऐसे ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर ये मिल जाते, जैसे ये मिल जाते हैं तो ये एक तरह का क्या करते हैं, इसको ऐसे डार्क, ये इस म्यूकस को ऐसे बिल्कुल क्या करते हैं, डार्क करते हैं। जैसे ही ये म्यूकस हमारे पास इस तरह डार्क हो जाते हैं, मैं जरा इसको यहाँ लिखता हूँ, यानी इधर ये जो म्यूकस मौजूद है, ये म्यूकस क्या हो जाते हैं, एक तो ये थिक हो जाते हैं, ठीक है, थिक के साथ साथ ये डार्क भी हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, डार्क हो जाते हैं। जैसे ही ये डार्क हो जाते हैं, बायोलॉजी में इसके लिए एक खास स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं जिसको हम टार डिफ्यूजेशन कहते हैं, ठीक है, टार डिपोजिशन कहते हैं। अब ये जो टार डिपोजिशन हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टार डिपोजिशन बेसिकली हो जाती है, ठीक है। अब ये जैसे टार डिपोजिशन आ गया, यहां से यही जो CO2 है वो फिर हमारे पास टुवर्ड्स जो है वो मूव करते हैं। अब इसी के साथ साथ इधर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जब हम इनहेलेशन करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं, तो नॉर्मली जब आप बार बार स्मोकिंग करते हैं तो ये CO2 इन होते हैं। जब इन होते हैं यहाँ से ये डायरेक्ट हमारे पास बॉडी में मूव करते हैं। जैसे बॉडी में मूव करते हैं तो वहाँ पर ये टार वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ CO2 कम हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है और इसकी तादाद हमारे पास CO2 की इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसे डिजीज जहाँ पे टार डिपोजिशन हो जाती है एल्वुलाई में, इसको हम कहेंगे एम्फिसिमा डिजीज। एम्फिसिमा डिजीज के बाद जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसमें हुआ क्या, इसमें खास करके इसमें जो है वो डिपोजिशन जब हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, जो एल्वुलाई है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, एल्वुलाई है, इसमें स्पेस एरिया कम हो जाती है, ठीक है, जो स्पेस एरिया है वो क्या हो जाती है, वो बिकम डिक्रीजेस, ठीक है, स्पेस एरिया क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे डिजीज को हम कहेंगे एम्फीसिमा। एम्फीसिमा के बाद जो है तीसरा और लास्ट जो डिजीज है दैट वाज कॉल्ड एज ए एलर्जी। जरा हम एलर्जी की भी बात करते हैं, जल्दी से नोट करें शाबाश। इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट वाज कॉल्ड एज ए एलर्जी। जरा हम एलर्जी के ऊपर भी बात करते हैं कि ये एलर्जी बेसिकली है क्या। देखिए अव्वल बात तो ये है प्यारे स्टूडेंट्स, जो एलर्जी है ये भी हमारे पास एक तरह का जो है वो डिसऑर्डर है। ये हमारे पास बड़ी कॉमन बीमारी है जो एलर्जी है, ठीक है। जरा नंबर डी जो है दैट वाज कॉल्ड एज ए एलर्जी हमारे पास। देखिए जो एलर्जी है ये बाज लोग फूड आइटम से एलर्जी होते हैं, बाज लोग ज़्यादा ब्राइटनेस यानी सन के लाइट से एलर्जी होते हैं, बाज लोग किसी केमिकल या कॉस्मेटिक चीज़ें से, जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं उन्हीं से एलर्जी होते हैं, बाज लोग फूड आइटम से, और बाज लोग हमारे पास जो है पोलन ग्रेन से जिसको हम है फीवर कहते हैं, बाज लोग डस्ट से। इस तरह के हमारे पास एलर्जन की वजह से डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है वो जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं, ठीक है, ये लोगों में होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो एलर्जी की जो डेफिनेशन है, इसमें हम लिखते हैं एलर्जी में दैट वाज कॉल्ड एज ए हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन
ऑफ अ पर्सन टू एन एलर्जन, ठीक है, टू एन एलर्जन। कोई भी हमारे पास चीज़ हो जो कि हमारे पास एलर्जी काज करता है, को एलर्जन कहते हैं द सब्सटेंस विच कैपेबल टू प्रोड्यूस एलर्जी, ठीक है, यानी द सब्सटेंस विच काजेज एलर्जी, उसमें मैं आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन टू एन एलर्जेंस, ठीक है, टू एन एलर्जन जो है वो हमारे पास क्या है कि एलर्जी, जो बाज लोग, मैंने अभी आपको बताया कि वो ज़्यादा हसास होते हैं या कोई ऐसे फूड खाने से या केमिकल की वजह से, इसको हम कहेंगे एलर्जी, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी से काज होता है। अब इसमें होता क्या है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैंने एलर्जन की बात की। एलर्जन कहते हैं द सब्सटेंस विच एबल टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू प्रोड्यूस द एलर्जी, वो तमाम चीज़ें जिनके पास ये सलाहियत होती है एलर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम कहेंगे एलर्जन। अब ये जो एलर्जन हमारे पास यहाँ पर है, जैसे कि डस्ट हुआ, ठीक है, जैसे कि हमारे पास केमिकल्स हो गए, केमिकल से यहाँ पे मुराद है जो कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं। और तीसरा चीज़ जो है वो हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास फूड आइटम हो गया, ठीक है, फूड आइटम हो गया। फूड आइटम के साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास एक और है, पॉलन ग्रेन की वजह से भी कुछ लोग हमारे पास क्या होते हैं, वो हाइपर सेंसिटिविटी रखते हैं। अगर इसके वजह से, पॉलन ग्रेन की वजह से कोई हमारे पास एलर्जी होती है तो इसको हम कहते हैं है फीवर कहते हैं, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए है फीवर कहते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन की वजह से होता है। दिस इज कॉल्ड एज ए है फीवर कहते हैं। अब मैं जरा एलर्जी की तरफ आता हूं। अब ये तो मैंने कुछ सिम्टम्स लिखवा दिया है, ये वो सिम्टम्स है जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दीज ऑल आर दी these all are the allergen which produced एलर्जी। ये तमाम के तमाम जो है वो दरअसल क्या पैदा करते हैं, ये एलर्जी जो है वो काज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलर्जी है, एलर्जी को फिर हम तीन कैटेगरी में, या इसको हम 3 स्टेप्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स में एलर्जी को हम डिवाइड करते हैं। जो पहला स्टेप है एलर्जी का, दैट वाज कॉल्ड एज, जो फर्स्ट है वो हमारे पास है सेंसिटाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, सेंसिटाइजेशन, ठीक है, सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन से मुराद ये है कि हमारे पास जो है कोई भी एलर्जन हो, फूड पार्टिकल हो सकता है, फूड पार्टिकल के साथ साथ केमिकल्स, कोई कॉस्मेटिक हो सकता है, कोई भी हमारे पास एलर्जन, ये एलर्जन जैसे ही बॉडी में आता है, गौर से मेरी बात समझने की कोशिश करें, जैसे ही ये बॉडी में आता है तो बॉडी में आने के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज मौजूद है, हमारे पास क्या मौजूद है, एंटीबॉडी मौजूद है या बॉडीज मौजूद है, जो कि इस एलर्जन के खिलाफ होते हैं, यानी विच मेक्स अगेंस्ट ऑफ एलर्जन, ठीक है, जो कि इस एलर्जन के खिलाफ बनता है, अगेंस्ट ऑफ एलर्जन, वो इस एलर्जन के खिलाफ बनता है, ये एंटीबॉडी। अच्छा, वो जो एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी दरअसल हमारे पास उसको कहते हैं IgE कहते हैं, ठीक है, ये बेसिकली बनता है, ये जैसे बन जाता है, फिर बनने के बाद ये जो Ig है ये आकर के मास ऑफ सेल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, मास्ट सेल के साथ क्या होते हैं, ऑफ
रिमूव करें, डायरेक्ट लिखो मास्ट सेल। मास्ट सेल के साथ ये क्या हो जाती हैं, ये बेसिकली अटैच हो जाते हैं। जैसे ही ये इनके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेल है, सेल के इर्द गिर्द डियर स्टूडेंट्स ये आकर के एसयू जो है वो अटैच हो जाते हैं। एसयू बेसिकली ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस मास सबसेट के साथ जो है बेसिकली ये ऐसे क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इस तरह अटैच हो जाते हैं। ये पूरा इस तरह है प्रोसेस। अब जैसे अटैच हो गया, जो मास्ट सेल है ये वाला, ये हमारे पास जो है इसको हम कहेंगे एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हमारे पास क्या है, खास करके जो मास्ट सेल है हम लिखते हैं इट्स इज एन एल्वुलर, ठीक है, एल्वुलर, एल्वुलर, ये हमारे पास क्या है, एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू हुआ, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये मौजूद है, ठीक है, प्रेजेंट्स अराउंड द स्किन हमारे पास मौजूद है। इट प्रेजेंट्स इन ऑल बॉडी अंडर द स्किन, ठीक है। प्रेजेंट्स, मैं जरा इसको मेंशन करता हूँ, प्रेजेंट्स अंडर द स्किन, स्किन, ठीक है, अराउंड ऑल बॉडी, पूरे जिस्म में, अराउंड ऑफ ऑल बॉडी, पूरे जिस्म में ये स्किन के बिल्कुल नीचे ही मौजूद है। अब इसको हम कहते हैं इस पहले स्टेज को, जहां पर एलर्जन आया, बॉडी के साथ अटैच हुआ, एंटीबॉडीज ने इसके खिलाफ वार किया, वो एंटीबॉडीज आईजी है, ये है, वो जा करके मास्ट सेल के साथ अटैच हुआ। जैसे अटैच हुआ और मास्ट सेल जो है ये हमारे पास एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि अंडर द स्किन मौजूद है। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप्स है उसको हम कहते हैं सेकंड स्टिमुलेशन कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए सेकंड स्टिमुलेशन हो गया, ठीक है। जो सेकंड स्टिमुलेशन हमारे पास है, सेकंड स्टिमुलेशन में होगा क्या प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर इसमें जो हमारे पास, क्योंकि बेसिकली अभी पोजीशन कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास सेल है, इस सेल पे हमारे पास यहाँ पे एंटीबॉडीज जो आईजीई है ये हमारे पास क्या है, वो यहाँ पर अटैच है, ठीक है। ये आईजीई जो है वो मास्ट सेल के साथ जो है वो अटैच है, आईजीई यहाँ पे बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास अटैच है। अब जैसे ही कोई भी एलर्जन यहाँ पे आ जाता है इसके पास, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एज एलर्जन कम इट्स बिकम रप्चर। कोई भी एलर्जन यहाँ आता है, ठीक है, कोई भी जब एलर्जन आता है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच हो जाता है तो ये डायरेक्ट क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाता है। जैसे ही ये रैप्चर हो जाता है तो रैप्चर होने की सूरत में ये क्या करते हैं, ये हिस्टामिन को क्या करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, रिलीज करते हैं, ठीक है, हिस्टामिन को ये रिलीज करते हैं, ठीक है, हिस्टामिन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, ये हिस्टामिन जो है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही हिस्टामिन रिलीज हो जाते हैं तो तीसरा स्टेप्स जो बेसिकली है वो ये होगा, जो तीसरा इसमें कैटेगरी है वो ये, फिर ये हिस्टामिन एक्शन में आएगा। किस में आएगा प्यारे स्टूडेंट्स, एक्शन में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिस्टामिन इन एक्शन, ठीक है, ये हिस्टामिन यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन में आएगा। अब कैसे एक्शन में आएगा, एक्शन में इस तरह आएगा कि जैसे ही हिस्टामिन रिलीज हो जाते हैं तो उस एरिया में मोर ब्लड सप्लाई जो है वो हो जाएंगी, यानी इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है, द एरिया, ठीक है। पहला क्या होगा, मोर ब्लड सप्लाई इंक्रीज्ड, ठीक है, उस एरिया में
जो ब्लड की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएंगे। कौन सी एरिया में? वेयर एलर्जन इज प्रेजेंट, जहां पे ये एलर्जन मौजूद है उस एरिया में सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले वहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड उस एरिया में सप्लाई होगी। जैसे ही उस एरिया में ब्लड सप्लाई हो जाएंगी, यानी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे अगर ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी तो वो एरिया ऐसे रेडिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? वो एरिया बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाज लोगों के जो है वो चेहरा ऐसे लाल लाल होते हैं, ठीक है, सुर्ख हो जाते हैं, नोज बिल्कुल जो है वो सुर्ख हो जाते हैं, आइज हमारे पास ऐसे जो है वो रेडिश शेप इख्तियार कर लेते हैं। अब उस एरिया में दरअसल एलर्जन की वजह से वहाँ पे एस्टामीन हमारे पास एक्शन में आ जाते हैं, तो सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीज हो जाते हैं। अब एक तो ये हमारे पास है, इसी के साथ साथ मोर ब्लड सप्लाई जैसे हो जाती है तो जो कैपिलरीज है उससे प्लाज्मा बाहर आते हैं। मिसाल के तौर पर ये दूसरा पॉइंट में जरा पहले इसको यहाँ पे डालना। देखिए हमारे पास आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज बाद में ये कैपिलरीज है ऐसी, ठीक है। यहाँ पे ये रहा कैपिलरीज, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरीज के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स ये रहा कैपिलरीज। अब जब यहाँ पर ब्लड ज्यादा मिकदार में आएंगे तो इधर इस कैपिलरीज से क्या होगा? इस कैपिलरीज से जो है वो प्लाज्मा ब्लड से बाहर आएगा। प्लाज्मा यहाँ इस एरिया में प्लाज्मा जो है डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यानी इधर से प्लाज्मा बाहर की तरफ इधर फिल्टर होगा। अब ये क्या है? यहाँ पे क्या है? ये प्लाज्मा जो रेड कलर का मैंने बनाया है, प्लाज्मा यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है? फिल्टर हुआ है। अब जैसे ही प्लाज्मा यहाँ पर फिल्टर हुआ है तो उस एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, जिस एरिया में ये प्लाज्मा फिल्टर होगा। अब इधर डायरेक्ट जो है प्यारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। जैसे ही हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है यानी वो एरिया ऐसे स्वेल हो जाता है, चाहे वो ये वाला एरिया हो, जो भी एरिया हो, जिस एरिया में वो एलर्जन होती है। बाद लोगों की आइज वो ऐसे उभरी हुई होती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है एलर्जन की वजह से। तो इस अमल को, इस जब स्वेलिंग हो जाती है इसको हम एडिमा कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए एडिमा। ये टर्म्स सारे याद रखिए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? एडिमा कहेंगे। एडिमा के बाद जो है अब यहाँ पर कुछ हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्लाज्मा दूसरा स्टेज में जब क्या होगा? प्लाज्मा जो है वो फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। प्लाज्मा बेसिकली क्या हो जाएंगे प्यारे स्टूडेंट्स? वो फिल्टर हो जाएंगे मोर ब्लड से। अब तीसरा जो हमारे पास है वो ये है कि रेडिश हो जाएगी, ठीक है। चेहरा हमारे पास क्या हो जाएगी? चेहरा हो जो भी जगह एलर्जी हो रेडिश हो जाएंगी। इसी के साथ साथ रनिंग ऑफ नोज होगा, ठीक है, रनिंग ऑफ नोज हो जाएगी। रनिंग ऑफ नोज के साथ साथ स्नीजिंग होगा और इन्फ्लेमेशन भी होगा, ठीक है। मैं जरा यहाँ लिखता हूँ स्नीजिंग, स्नीजिंग होगा, स्नीजिंग के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर होगा, रनिंग ऑफ नोज भी होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा ये लेक्चर जिसमें हमने ये सारी एरियाज कवर किए। लास्ट लेक्चर जो है वो हमने ट्यूमर्स पे बात करनी है, एक शॉर्ट लेक्चर उस पर भी आखिरी लेक्चर दूंगा। उसके बाद जो है फिर हम डियर स्टूडेंट्स एक नए चैप्टर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। आप तमाम के तमाम कमांडो से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको अपने तमाम के तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि जितने ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करोगे उतने ज़्यादा हम अच्छे से अच्छे लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सो पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। ऑल दी बेस्ट।